एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ अचानक आने वाली, पर क्या इंडिया इस तबाही से बच पाएगा? दुनिया के 100 चलिए इस सबसे वीडियो गर्म शहरों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। उनमें से 98 चर्चा शहर में हम भारत की उस कड़वी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर आर्थिक विकास के चमकते दावों के पीछे छिप जाती है। आसमान से बरसती आग, दरकती जमीन और धुएं से भरा आसमान। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारी और आपकी जमीनी हकीकत है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 98। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। उनमें से 98 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। सुनकर हैरानी होती है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया है। ये कोई आम मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक आने वाले बड़े संकट की खुली चेतावनी है। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा क्लाइमेट इनजस्टिस, यानी जलवायु अन्याय। एक तरफ हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दूसरी तरफ हैं ये दो भारत। पहले भारत में वो टॉप 10% लोग आते हैं जो एसी कमरों में महफूज हैं, लेकिन दूसरा भारत, वहाँ 1 अरब से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में तपना पड़ता है। मौसम की सबसे बुरी मार यही लोग झेलते हैं। अध्याय 1 द शीट वेव रियलिटी, भयानक गर्मी की सच्चाई। अब सवाल ये है कि आखिर हम इस आग में इतनी जल्दी क्यों जल रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सीधे शब्दों में कहें तो विकास के नाम पर हमने पेड़ों को काटकर वहां कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। अब सोचिए, जब हर तरफ सिर्फ कंक्रीट और शीशे की इमारतें हों और लाखों एसी और गाड़ियां लगातार गर्म हवा फेंक रही हों, तो शहर तो भट्टी बनेंगी ही ना। ये लोकल डेवलपमेंट चॉइसेस प्राकृतिक गर्मी को कई गुना और बढ़ा देती हैं। और बात सिर्फ शहरों की नहीं है, जरा हमारे जंगलों का हाल देखिए। 2001 के बाद से फॉरेस्ट या जंगल की परिभाषा ही बदल कर रख दी गई है। अब कागजों पर ऐसी कोई भी जमीन जहां सिर्फ 10% पेड़ हों, उसे जंगल मान लिया जाता है, चाहे वो कमर्शियल प्लांटेशन ही क्यों ना हो। एक असली जंगल जमीन को ठंडा रखता है, लेकिन इस नए कानून ने असली इकोसिस्टम्स की सुरक्षा छीन ली है। प्राकृतिक ठंडक के नुकसान को उन्होंने कागजी आंकड़ों के पीछे बड़ी चालाकी से छिपा दिया है। इस भयानक गर्मी का सबसे सीधा असर पड़ रहा है हमारे खाने पर। देश के करीब 60% किसान आज भी बारिश पर निर्भर हैं। डेटा बताता है कि 2050 तक बारिश पर निर्भर फसलों में भारी गिरावट आएगी। चावल की पैदावार में 20% और गेहूं में 19% की कमी। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं, क्योंकि अगर उत्पादन घटेगा तो अनाज महंगा होगा और कुपोषण का खतरा और भी भयानक रूप ले लेगा। अध्याय 2 द वाटर केओस, जल संकट और तबाही। एक तरफ सूखी जमीन है तो दूसरी तरफ अचानक आने वाली तबाही। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2022 में साल के 86% दिन अत्यधिक खराब मौसम वाले थे। 2023 में ये बढ़कर 87% हो गया और 2024 में 88%। ये साफ दिखाता है कि अब विनाशकारी मौसम कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं रही, ये बहुत तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। इसे हम क्लाइमेट विप्लाश कह सकते हैं। मौसम एक्सट्रीम्स के बीच एकदम से झूल रहा है। सोचिए, पहले हम 22 सालों में सबसे गर्म फरवरी का महीना देखते हैं और फिर अचानक से 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मई का महीना आ जाता है। ये अचानक होने वाले बदलाव हमारे एग्रीकल्चर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को टूटने की कगार पर धकेल रहे हैं। अध्याय 3 मेल्टिंग आइस एंड सिंकिंग कोस्टलाइंस, पिघलती बर्फ और डूबते तट। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। वहां एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। पहला स्टेप, हिमालय के ग्लेशियर 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। दूसरा स्टेप, जब ये बर्फ पिघलती है तो ग्लोबल समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता है। और तीसरा स्टेप, जिसका असर सीधा हम पर पड़ेगा। अनुमान है कि 2040 तक मुंबई जैसे विशाल शहर का 10% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। चेन्नई और कोच्चि जैसे तटीय शहर भी ठीक इसी रास्ते पर हैं। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 4.5 करोड़ 45 मिलियन। ये वो प्रोजेक्शन है जो बताता है कि 2050 तक भारत में कितने लोग क्लाइमेट माइग्रेंट्स यानी जलवायु शरणार्थी बन जाएंगे। जब खेत बंजर हो जाएंगे और शहर बाढ़ में डूबने लगेंगे तो इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ेगा। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अध्याय 4 द स्मॉग एंड द लंग्स, धुंध और हमारे फेफड़े।
चलिए अब उत्तर भारत की उस रुकी हुई जहरीली हवा की बात करते हैं। ये डोनट चार्ट हमारी आर्थिक तरक्की का एक काला सच दिखाता है। सोलर एनर्जी को हम कितना भी बढ़ावा दे रहे हों, आज भी हमारे देश की 70% बिजली कोयले से बनती है। यही कोयला इन पावर प्लांट्स में जलता है और हमारी हवा को लगातार जहरीला और दम घोटू बनाता रहता है। और स्थिति और बुरी तब हो जाती है जब एक तरफ जहरीली गैसें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ हम धरती के फेफड़ों यानी अपने जंगलों को ही बेदर्दी से काट रहे हैं। 2015 से 2020 के बीच हमने 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खो दिए हैं। विकास और शहरीकरण के नाम पर हुई इस अंधाधुंध कटाई ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वनों की कटाई वाला देश बना दिया है। इस कोट पर जरा गौर फरमाइए। सरकारें आज भी नई कोयला खदानों को मंजूरी दे रही हैं। ये हमारी एक बहुत गहरी और व्यवस्थित समस्या को उजागर करता है। हम एक तरफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग लड़ने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अध्याय 5 ब्रेकिंग थ्रू द स्मॉग, धुंध को चीरते हुए समाधान। खैर, अब इस निराशा के माहौल से बाहर निकलते हैं और समाधानों की बात करते हैं। खाली हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना होगा। अगर हमें एक बेहतर भविष्य चाहिए तो ये कदम उठाने ही होंगे। 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट को पाना, सोलर और विंड एनर्जी का तेजी से विस्तार करना, शहरों के ड्रेनेज सिस्टम्स को पूरी तरह बदलना और सबसे ज़रूरी बात, स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लाइमेट एजुकेशन को लागू करना ताकि हर व्यक्ति इसके लिए पहले से तैयार रहे। इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या कोई भी देश अपने 1 अरब लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है, वो भी उस पर्यावरण की बलि चढ़ाए बिना जिस पर उनके जीवित रहने की पूरी निर्भरता टिकी हुई है? इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच का ये बैलेंस बनाना किसी बहुत पतली रस्सी पर चलने जैसा है। इसे समझना और इस पर कदम उठाना अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है।